हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वर्ल्ड वार टू को ख़त्म हुए तकरीबन 80 साल होने वाले हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 80 साल होने के बावजूद वर्ल्ड वार टू में शामिल दो बहुत बड़ी कंट्रीज़ रशिया और जापान के दरमियान आज भी ये जंग ख़त्म नहीं हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन ममालिक की आर्मीज़ आपस में लड़ाई कर रही हैं, बल्कि जब वर्ल्ड वार टू ख़त्म हुई तो जापान ने अमेरिका और यूरोप के साथ मुआहिदा कर लिया और जापान की यूरोप और अमेरिका के साथ जंग ख़त्म हो गई। लेकिन जापान ने रशिया के साथ कोई मुआहिदा नहीं किया, बल्कि सिर्फ एक सीज़ फायर ही हुआ था रशिया से। और आज 80 साल होने के बाद भी रशिया और जापान आपस में पीस टॉक्स कर रहे हैं ताकि इनके दरमियान कोई मुआहिदा हो जाए और इनके दरमियान ऑफिशियली तौर पर वर्ल्ड वार टू ख़त्म हो जाए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से रशिया और जापान 80 साल में कोई मुआहिदा नहीं कर सके। तो इस मुआहिदे के ना करने की वजह है ये चार आइलैंड्स हैं जिनको लेकर रशिया और जापान 80 साल से कोई मुआहिदा नहीं कर सके। और रशिया के यूक्रेन पर हमला करने के 2 हफ्ते बाद जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर फूमियो साशिदा ने इन चार आइलैंड्स को लेकर बयान दिया है कि इन चार आइलैंड्स पर जापान का हक है। और अगले दिन जापानीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने इन चार आइलैंड्स को जापान का इंटीग्रल पार्ट करार दिया है। अब चूंकि इन आइलैंड्स पर रशिया का कब्जा है, इसलिए अमेरिका और जापान ने वर्ल्ड वार टू से लेकर आज तक इन आइलैंड पर रशिया के कंट्रोल को तस्लीम नहीं किया। और अमेरिका और जापान ने रशिया के कब्ज़े को नाजायज़ समझते हैं। जापान ने रशिया के यूक्रेन पर हमले की वजह से जब रशिया पर सैंक्शंस लगाई तो रशिया ने जवाब के तौर पर 80 साल से जारी पीस टॉक्स को भी बंद कर दिया। अब क्वेश्चन तो ये है कि आखिर क्यों इन आइलैंड को लेकर रशिया और जापान के दरमियान 80 साल से लेकर टेंशन हैं। ये मामला शुरू होता है 19वीं सदी से, जब जापान ने अपनी 250 साल की सेल्फ आइसोलेशन को ख़त्म किया और अपने सोल्जर्स और सेटलर्स को नॉर्थ के होकाइडो और क्यूरिल आइलैंड्स की तरफ भेजना शुरू किया। और इस टाइम पर रशिया ने भी अपने सेटलर्स और सोल्जर्स को साखालिन और नॉर्दर्न क्यूरिल आइलैंड्स पर भेजना शुरू किया। और रशियन एम्पायर और टोकुगावा शोगुनेट के दरमियान 1855 में पहली बार डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की शुरुआत हुई अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट को लेकर। और क्यूरिल आइलैंड्स को लेकर दोनों के दरमियान ट्रीटी ऑफ शमोदा साइन हुई। इस ट्रीटी के मुताबिक इस लाइन के नॉर्थ में आइलैंड्स पर रशिया का कंट्रोल होगा, जबकि साउथ के आइलैंड्स पर जापान का कंट्रोल होगा, जिसमें इतिरोफू, किनिशिरी, शिकोतान, शाबामाई शामिल हैं। लेकिन इन आइलैंड के साथ वाला फुकुशिता या फिर साखालिन आइलैंड को पार्टीशन नहीं किया जाएगा और ये आइलैंड रशिया और जापान के मुश्तरका कंट्रोल में रहेगा। और 20 साल बाद एक नई ट्रीटी हुई रशिया और जापान के दरमियान, जिसे ट्रीटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है। इस ट्रीटी में रशिया को साखालिन आइलैंड का पूरा कंट्रोल दे दिया गया और बदले में जापान को सारे क्यूरिल आइलैंड्स का कंट्रोल दे दिया गया, रशियन मेनलैंड तक। अभी तक तो दोनों एम्पायर्स के दरमियान तनाज़ात को पीसफुली हल किया जा रहा था, लेकिन 20वीं सदी के शुरू तक दोनों एम्पायर्स के टेरिटोरियल एम्बिशंस काफ़ी बढ़ चुके थे। और रशिया के लिए ये मसला पैदा हो रहा था कि रशिया की कोई भी पोर्ट पूरा साल नहीं चलती थी, क्योंकि रशियन कोस्ट लाइन सारा साल में आधा अरसा तो बर्फ़ से ढकी रहती थी। इसलिए रशिया को गर्म पानी तक पहुंचना था और इसलिए रशिया ने चाइना के इलाके मंचूरिया की तरफ फैलाव करना शुरू किया। और कोरिया भी रशिया का टारगेट था और वो कामयाब भी हुआ चाइना की किंग डायनेस्टी से लियांडोंग पेनिनसुला में पोर्ट आर्थर को लीज पर लेने में, जो सारा साल आइस फ्री रहती थी। लेकिन जापानीज़ भी इसी तरफ अपना एडवांस करना चाहते थे, जिस तरफ रशिया अपना फैलाव करना चाहता था। जापान ने रशिया को मंचूरिया पर कंट्रोल की ऑफर दी कोरियन पेनिनसुला पर जापानीज़ कंट्रोल के बदले में, लेकिन रशिया ने इस बार इनकार कर दिया और कोरिया को दो हिस्सों में डिवाइड करने की ऑफर दी। लेकिन जापान ने इस बार पोर्ट आर्थर में रशियन नेवी पर सरप्राइज अटैक कर दिया और रशिया और जापान की जंग शुरू हो गई। रशिया और जापान की ये जंग 18 महीने तक चली और जापानीज़ विक्ट्री साबित हुई और ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समouth में साउदर्न सखालिन को जापान को दे दिया गया। और अगली 4 दहाइयों तक लाखों जापानीज़ कॉलोनिस्ट इस आइलैंड पर हिजरत करके गए। इस जंग के बाद रशिया के साथ जापान के ताल्लुकात अच्छे रहे काफ़ी अरसे तक और जापान ने एशिया में काफ़ी बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। लेकिन अब जापान में दो ऑप्शंस को लेकर बहस थी कि नॉर्थ में सोवियत यूनियन के ईस्टर्न इलाकों पर कब्जा किया जाए या फिर साउथ में यूरोपियन कॉलोनियल पोजेशंस पर। जापानीज़ नेवी इन कॉलोनीज़ पर कब्जा करने के हक में थी, लेकिन जापानीज़ आर्मी नॉर्थ में ईस्ट रशिया पर कब्जा करने के हक में थी। लेकिन फिर अप्रैल 1941 में रशिया और जापान के दरमियान 5 साल के लिए नॉन अग्रेशन पैक्ट साइन हुआ, जिसमें यह था कि रशिया और जापान 5 साल तक एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। ये माहिदा तब हुआ जब वर्ल्ड वार टू जारी थी और इस पैक्ट के 3 महीने बाद अमेरिका और इसके इत्तहादियों ने
जापान के ऊपर ऑयल इंपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी। चूँकि जापान में ऑयल ना होने के बराबर था और जापान अपनी ज़रूरत का 80% ऑयल इंपोर्ट करता था, और अगर जापान कुछ ना करता तो जापान ने जो चाइना पर हमला किया था वहाँ इसकी मिलिट्री के लिए मसले पैदा हो सकते थे। इसलिए जापान को अपनी मिलिट्री और दूसरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए साउथ में वेस्टर्न कॉलोनियल पोजेशन पर हमले के ऑप्शन को चूज़ करना पड़ा। वेस्टर्न कॉलोनीज़ में इंडोनेशिया के ऑयल रिजर्व दुनिया के लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व में से एक थे। लेकिन तब ना तो जापानीज़ को पता था और ना ही रशियन को कि इंडोनेशिया के ऑयल रिजर्व से 5 गुना ज़्यादा ऑयल रिजर्व तो जापान के ज़ेर कंट्रोल आइलैंड साखालिन पर थे। लेकिन चूंकि तब जापानीज़ और रशिया को इन ऑयल रिजर्व के बारे में पता नहीं था, इसलिए जापान ने ईस्ट में रशिया पर हमला नहीं किया, बल्कि बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका के खिलाफ जंग पर गया। रशिया भी वेस्ट में जर्मनी के खिलाफ लड़ता रहा वर्ल्ड वार टू के एंड तक, और जापान से जंग नहीं की। लेकिन जब में जर्मनी के खिलाफ सोवियत यूनियन की जीत हो गई और उसके बाद सोवियत यूनियन ने नॉन अग्रेशन पैक्ट को ख़त्म कर दिया अप्रैल 1945 में, जबकि ये पैक्ट अप्रैल 1946 तक चलना था। और रशिया ने अमेरिका को हिरोशिमा पर पहले एटॉमिक बम गिराने के 2 दिन बाद जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और मंचूरिया, कोरिया, साखालिन और क्यूरिल आइलैंड्स पर हमला कर दिया। और 2 सितंबर को होने वाले अमन माहिदे से पहले तक रशिया ने साखालिन और क्यूरिल आइलैंड्स पर भी कब्जा कर लिया, और फिर लाखों यूक्रेनियन और रशियन सेटलर्स को साखालिन भेजा गया। सो ये थी रीज़न जिसकी वजह से जापान इन आइलैंड्स को अब जापानीज़ टेरिटरी मानता है। और जापान वर्ल्ड वार टू के डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट्स को कोट करता है अपने क्लेम को सही साबित करने के लिए, जैसे कि कायरो डिक्लेरेशन ऑफ 1943, जिसके मुताबिक जापान को वर्ल्ड वार वन से लेकर वर्ल्ड वार टू तक कब्जा किए गए इलाकों तक महदूद रहना होगा। इसके अलावा जापान को वो सारे इलाके वापस देना होंगे जिसको इसने वायलेंस के ज़रिए कब्ज़ा किया। जापान के मुताबिक चूँकि ये ट्रीटी वर्ल्ड वार वन के बाद में कब्ज़ा किए गए इलाकों के लिए थी, जबकि जापान ने इससे पहले ही ये इलाके रशिया से 1875 की पीस ट्रीटी में हासिल कर चुका था, इसलिए ये ट्रीटी क्यूरिल आइलैंड्स पर लागू नहीं होती। इस ट्रीटी के अलावा पोस्टम डिक्लेरेशन के मुताबिक, जिसको वर्ल्ड वार टू के आखिरी दिनों में बनाया गया, इसके मुताबिक जापान को इन इलाकों का कंट्रोल दिया जाएगा, जिसमें शिकोकू, हांशू, होकाइडो, क्योशू और वो आइलैंड्स जिनको एलाइज डिटरमिन करेंगे कि ये आइलैंड जापान के पास होने चाहिए। जापान ये कहता है कि इस डिक्लेरेशन में क्यूरिल आइलैंड्स का जिक्र ही नहीं, जबकि ये आइलैंड जापान के पास थे टोकुगावा शोगुनेट के दौर में, और कोई भी इन आइलैंड्स के अपने होने का दावा नहीं करता था। इसलिए रशिया का वर्ल्ड वार टू के अख्ताम पर इन आइलैंड्स पर किया गया कब्जा नाजायज़ था, जो 1941 के नॉन एग्रेशन पैक्ट की भी खिलाफ वर्जी था। इसके अलावा जापान ने एलाई से ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को साइन की, जिस ट्रीटी ने वर्ल्ड वार टू का अख्ताम किया था। इस ट्रीटी के आर्टिकल 2C के मुताबिक जापान सारे क्यूरिल आइलैंड से दस्तबरदार हो गया, लेकिन जापान के दस्तबरदार होने के बावजूद रशिया का कंट्रोल तस्लीम नहीं किया गया इन आइलैंड्स पर। इसलिए जापान का दावा है कि कुनिशिरी, इटिरोफू, हबोमाई और शिकोतान आइलैंड्स क्यूरिल आइलैंड्स का हिस्सा ही नहीं है, इसलिए ये आइलैंड इस ट्रीटी का हिस्सा नहीं है। ये तो थे जापान की आर्गूमेंट्स। अब अगर हम रशियन आर्गूमेंट्स को देखें तो रशिया का दावा है कि ये 4 आइलैंड्स जियोग्राफिकली क्यूरिल आइलैंड्स का हिस्सा हैं, और जापान इन्हें ज़बरदस्ती क्यूरिल आइलैंड्स चेन से अलहदा बताने की कोशिश कर रहा है, जबकि जियोग्राफिकली ये क्यूरिल आइलैंड्स का ही हिस्सा है। इसके अलावा रशिया 1945 के यल्टा एग्रीमेंट्स को भी सामने रखता है, जिसमें रशिया को जापान पर हमला करने के बदले में क्यूरिल आइलैंड्स देने का कहा था एलाइज ने। जापान इसके जवाब में ये कहता है कि जापान ने ये एग्रीमेंट साइन ही नहीं किया और वो इस एग्रीमेंट का हिस्सा ही नहीं था। रशिया का ये भी कहना है कि चूंकि इस आइलैंड पर रहने वाले 19,000 लोग एथनिकली रशियंस हैं और वो यहाँ 80 साल से रह रहे हैं, और जितने भी पोल्स कंडक्ट किए गए हैं ये चेक करने के लिए कि ये लोग किस मुल्क की तरफ जाना चाहते हैं, इन सब में तकरीबन सारे लोगों ने ही रशिया के साथ रहना रशिया के साथ रहने का कहा है। अगर हम इस चीज़ को बुनियाद बनाएं तो फिर उन जापानीज़ लोगों का क्या जिनको जब रशिया ने कब्ज़ा किया तो यहाँ से निकाला था। रशिया ने जापान को 1956 में ऑफ़र दी थी कि हाबामाई और शिकोतान आइलैंड पर जापानीज़ कंट्रोल को तस्लीम करने के बदले में दूसरे 2 बड़े आइलैंड्स पर रशियन कंट्रोल को तस्लीम करे, ताकि कोई अमन मुआहिदा हो जाए और वर्ल्ड वार टू का अख्ताम हो। लेकिन जापान ने रिफ्यूज़ कर दिया और आज तक रशिया अपनी सेम ऑफ़र दिए जा रहा है जापान को, और जापान भी इसे रिजेक्ट किए जा रहा है। और अभी रिसेंटली 2006 में पुतिन ने भी सेम ऑफ़र की ताकि कोई अमन मुआहिदा हो जाए वर्ल्ड वार टू को ख़त्म करने के लिए। लेकिन जापान ने दोबारा इनकार कर दिया, ये कहकर के दूसरे 2 बड़े आइलैंड्स पर भी जापान का हक है। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका इन आइलैंड्स को जापान की टेरिटरी मानता है जिस पर रशिया का कब्ज़ा है, जबकि चाइना इसके उल्ट इन आइलैंड्स को रशिया का हिस्सा बताता है। इन आइलैंड्स के इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि
ये आइलैंड स्ट्रेटिजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है रशिया और अमेरिका के लिए। रशिया की पैसिफिक फ्लीट के लिए ये आइलैंड्स बहुत ज़रूरी हैं, जो व्लादिवोस्तोक में स्टेशन है। इस फ्लीट में रशिया की न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन भी शामिल है, जो रशिया के डिफेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और इस फ्लीट के लिए पैसिफिक ओशन में जाने के लिए कोरियन स्ट्रेट, तुसीमा स्ट्रेट, कनमिन स्ट्रेट, सुगुरा स्ट्रेट से गुजरना पड़ता है, जो सब एरियाज अमेरिकन एलाइज के कंट्रोल में है। जबकि अगर रशिया क्यूरिल आइलैंड को कंट्रोल करता है तो रशिया यहाँ से अपनी फ्लीट को गुजार सकता है। इसके अलावा इन आइलैंड्स के दरमियान का पानी साल में कुछ अरसे के लिए जम जाता है, जिससे शिप्स को गुजरने में मसला होता है। लेकिन नॉर्थ आइलैंड्स साउथ के मुकाबले में 60 दिन ज़्यादा जमे रहते हैं। इसलिए रशिया अगर ये आइलैंड जापान को दे दे तो अमेरिका और जापान का कंट्रोल मज़ीद बढ़ जाएगा इस रीजन में, और रशियन नेवी के लिए प्रॉब्लम में मज़ीद इजाफा हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका की ऑलरेडी 2 दर्जन से ज़ायद मिलिट्री बेसिस हैं जापान में, जहां हज़ारों अमेरिकन फ़ौजी मौजूद हैं। और अगर ये आइलैंड जापान के पास आ जाए तो अमेरिका इन आइलैंड पर मिलिट्री बेसिस बना लेगा और रशिया की पैसिफिक फ्लीट की इंसर्कमेंट को मुकम्मल कर लेगा। इसके अलावा ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इन आइलैंड्स पर बहुत बड़ी तादाद में ऑयल और गैस रिजर्व मौजूद हैं। इसलिए ये 4 आइलैंड को लेकर जापान और रशिया के दरमियान मसले बढ़ने वाले हैं, कम होने की बजाय। क्योंकि अगर ऑयल और गैस रिजर्व निकल आए तो इस रीजन में बोथ रशिया और जापान में इकनॉमिक जोन्स को लेकर तनाज़ात खड़ा होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए आने वाले टाइम में भी ये इशू सॉल्व होने वाला नहीं, बल्कि लगता है कि बढ़ने वाला है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जल्दी से मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।